हाँ, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या है, इसको पहले आपको बहुत इजी वे में हम आपको समझा दें कि जब किसी नमक को आप घुलाते हो पानी में या चीनी को घुलाते हो पानी में, उस समय आप देखते हैं कि नमक के कण पानी में जाते हैं या चीनी के कण पानी में जाते हैं, मतलब मिलाते हैं, और मिलाने के समय ही ये धीरे धीरे घुलने लगता है और घुल करके और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको घुलने की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में विलीनीकरण या डिसॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। अब बात ये आती है कि जब आपने घुलाया है तो ये तो घुल गया, लेकिन इसमें एक टॉपिक जो हम लोग को जानना है, विलेयता क्या है। तो विलेयता के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि यदि आपने पानी लिया और पानी लिया 1 लीटर और पता चला कि 1 लीटर में 600 ग्राम नमक आपने घुला दिया। फिर से समझिए, 1 लीटर आपने पानी लिया और 600 ग्राम आपने नमक उस पानी में घुला दिया। तो अब यहाँ पे कहते हो कि जितना उसमें घुल गया, मतलब विलायक जो पानी है और विलेय जो नमक है, तो जितना अमाउंट घुल जाता है उस विलयन की विलेयता कहलाता है। तो अगर ये कहा जाए कि 1 लीटर पानी है और उसमें जितना मैक्सिमम अधिकतम जितना विलेय के कण घुल जाते हैं, जितना विलेय की मात्रा घुल जाती है, उस अवयव की, मतलब कि नमक का, वो विलेयता कहलाता है। इस तरीके से हम लोग परिभाषित करते हैं विलेयता को। इसीलिए यहाँ पर ये टॉपिक है विलेयता, और इसको आप लिखते हो किसी भी विलयन में, मतलब चीनी और पानी को आपने मिलाया तो एक विलयन बना। अब ये आता है कि उस विलयन में विलेय की वह अधिकतम मात्रा, मतलब नमक की वह अधिकतम मात्रा, या चीनी लिए हैं तो चीनी की वह अधिकतम मात्रा, जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा, मतलब विलायक का जो अमाउंट होना चाहिए पानी का वो फिक्स होना चाहिए, घुली हुई हो, वह उस विलेय का विलेयता कहलाता है। तो अब कंप्लीट हो गया कि किसी भी विलयन में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा या किसी विलायक की दी हुई मात्रा में घुली हुई हो, वह उस विलेय का विलेयता कहलाता है। मतलब ये कहा जाए कि अगर 1 लीटर पानी आपने लिया, 1 लीटर एक बर्तन में और दूसरे बर्तन में आपने 1 लीटर लिया, और उसमें आप चीनी भी घुला रहे हो और पानी भी घुला रहे हो, मतलब एक में चीनी और एक में पानी। चीनी घुला रहे हो तो 1 लीटर पानी में पता चलता है कि 400 ग्राम चीनी घुला, तो चीनी की विलेयता 400 ग्राम प्रति लीटर हो जाता है। और यदि पता चले कि दूसरे वाले बर्तन में जिसमें आपने 1 लीटर पानी लिया है उसमें आपने नमक मिलाया है और 600 ग्राम नमक आसानी से घुल जाता है, तो आप ये कहोगे कि इस विलयन की विलेयता या नमक की विलेयता जो है वो 600 ग्राम प्रति लीटर है। तो इस तरह से हम लोग विलेयता को परिभाषित करते हैं, सॉल्युबिलिटी को परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 2 कारक हैं। एक, आपने जो विलेय मिलाया है विलायक के अंदर, तो विलेय के पास घुलने का नेचर है कि नहीं, घुलने का गुण है कि नहीं। दूसरा, विलायक के अंदर
दूसरे को घुलाने का गुण है कि नहीं है, और है तो कितना है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमको विलेयता के बारे में जानना है कि विलेयता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, या कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला हमको ये दिखता है कि विलेय का नेचर कैसा है और विलायक का नेचर कैसा है। तो एक हम लोग का टॉपिक हो जाता है विलेय एवं विलायक का प्रकृति मतलब नेचर, और दूसरा हो जाता है टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं विलेय एवं विलायक का प्रकृति। आप जानते हैं कि अगर हम लोग नमक को पानी में घुलाएं, चीनी को पानी में घुलाएं, तो आपसे पूछा जाए कि कौन तेजी से घुलता है, तो आपका एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रयोग के आधार पे जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, उसके आधार पे आपका यही रिजल्ट होगा कि नमक तेजी से घुलता है और चीनी धीरे से घुलता है। इसका मतलब कि नमक 1 लीटर पानी में ज़्यादा घुलेगा और 1 लीटर पानी में चीनी की मात्रा कम घुलेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि पानी में नमक की विलेयता चीनी की तुलना में अधिक होता है। तो अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि जैसा आपने एक चीज़ सुना होगा कि अच्छे आदमी के साथ अच्छा व्यक्ति की ही दोस्ती हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा चोर की दोस्ती चोर के साथ होती है, साधु की दोस्ती साधु के साथ होती है, घूमने वाले लड़के की दोस्ती घूमने वाले से होती है, पढ़ने वाले लड़के की दोस्ती पढ़ने वाले से होती है। मतलब कि सेम नेचर होगा, समान गुण होगा, तभी वो जा करके एक दूसरे में घुलेगा, मतलब एक दोनों का विचार आपस में मिलेगा। अगर एक घूमने वाला लड़का हो और एक पढ़ने वाला लड़का हो, इस घूमने वाले का गुण अलग है, पढ़ने वाले का गुण अलग है, तो आप सोच के देखिए कि इन दोनों में कभी दोस्ती अच्छी नहीं हो सकती। होगी भी तो बहुत ज़्यादा घनाड़, जिसको अगाढ़ भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं हो सकती, वो गहरा फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि सेम नेचर वाला होगा तभी उनमें दोस्ती होगी। ठीक उसी तरह से विलेय और विलायक दोनों सेम नेचर के हों तब जा कर के वो एक दूसरे में घुलते हैं। अगर अलग अलग नेचर के हों तो वो नहीं घुलते हैं। अगर दोनों के नेचर समान हो तो घुलेंगे, विपरीत हो तो नहीं घुलेंगे। तो इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं कि सामान्य रूप से पदार्थ के नेचर, प्रकृति कितने प्रकार की होती है। तो ये आप पहले से जानते हो कि पदार्थ 2 प्रकार के भी होते हैं, और एक किसके आधार पर? पोलैरिटी के आधार पर। तो पोलैरिटी के आधार पर एक होता है पोलर सब्सटेंस और एक दूसरा होता है नॉन पोलर सब्सटेंस। ये पोलैरिटी हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर बताया था। ये पोलैरिटी, जिसको हिंदी में ध्रुवणता कहते हैं, तो ये पोलर पदार्थ हुआ तो इसको ध्रुवण पदार्थ कहेंगे, नॉन पोलर हुआ तो इसको अध्रुवीय पदार्थ कहेंगे। इसका नेचर होता है कि ये प्लस और माइनस में बंटता है, प्लस और माइनस में बटेगा, खींचातानी होगा, किसी में बहुत ज़्यादा प्लस माइनस हो जाएगा और किसी में प्लस और माइनस मतलब चार्ज की मात्रा कम होगी। तो जिसमें प्लस और माइनस मतलब आवेश, विपरीत आवेश का गुण ज़्यादा हो उसको बोलेंगे पोलर, और जिसमें विपरीत आवेश का गुण कम हो या नहीं हो उसको बोलेंगे नॉन पोलर। तो पदार्थों में
पोलैरिटी के आधार पर किसी पदार्थ में पोलैरिटी की मात्रा, ध्रुवणता की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में कम। उसी तरह नॉन पोलैरिटी के आधार पर कोई पदार्थ ज़्यादा नॉन पोलर होता है, कोई पदार्थ कम नॉन पोलर होता है। अब यहाँ पर हमने पदार्थ को दो वर्ग में बांट दिया, एक पोलर और एक नॉन पोलर। ये पोलर है NaCl और H2O भी पोलर है। तो जैसा हमने आपको पीछे बताया, तो उस आधार पे आपको भी यही लगेगा कि ये दोनों पोलर हैं, तो इन दोनों के बीच दोस्ती होगी। इसका मतलब कि NaCl H2O में आसानी से घुल जाएगा। लेकिन नॉन पोलर है, जैसे बेंजीन, ईथर, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी नॉन पोलर हैं और ये पोलर हैं। तो NaCl को अगर इसमें डालें तो ये नहीं घुलेगा, और इन लोगों को ला करके अगर H2O में डालें तो ये लोग भी इसमें नहीं घुलेंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में घुल जाएगा। अगर हम बेंजीन, ईथर, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से किसी को भी किसी में मिला दें, जैसे बेंजीन में नेप्थलीन को मिला दें या नेप्थलीन को बेंजीन में मिला दें, तो घुल जाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम नेचर है। NaCl को आप H2O में डालिए या H2O को NaCl में डालिए, ये आपस में घुल जाएंगे। इसलिए हमने दोनों को अलग अलग लिखा है। तो पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा और नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलेगा। ये था हम लोग का नेचर, कि सॉल्यूट का नेचर क्या है विलेय का और विलायक का। तो प्रयोग में यह देखा गया है कि पोलर पदार्थ पोलर में ही घुलता है तथा नॉन पोलर पदार्थ नॉन पोलर पदार्थ में ही घुलता है, जिसे लाइक डिजॉल्व लाइक कहते हैं। हिंदी में समान समान में घुलता है, मतलब दोनों का नेचर क्या हो, समान। तो ये आप समझ गए कौन किस में घुलेगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि NaCl बेंजीन में नहीं घुलता है लेकिन जल में घुलता है, क्यों? ध्यान से सुने, NaCl जल में घुलता है लेकिन बेंजीन में नहीं, क्यों? तो आपको शायद आंसर आ गया होगा। फिर उसी तरह से दे देगा कि नेप्थलीन बेंजीन में घुलता है लेकिन जल में नहीं, क्यों? तो आप आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है कि ये घुलने की प्रक्रिया प्रोसेस में, मतलब विलेयता की जो क्रिया है, इसमें दो और प्रक्रिया होती है, दो तरह की घटनाएं होती है। एक को कहते हैं विलीनीकरण, जिसको इंग्लिश में डिसोल्यूशन कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं क्रिस्टलीकरण, जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इन दोनों में इन दोनों को देखें कि घटना कहाँ होती है, तो ये घटना उसी समय होती है जब एक विलेय किसी विलायक में घुल रहा होता है। अब यहाँ पे आता है क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या है और विलीनीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, जब आप चीनी को पानी में या नमक को पानी में घुलाते हैं, ठीक उसी समय जैसे ही विलेय को, नमक को आप पानी में घुलाते हैं, तो धीरे धीरे नमक के कण जो ठोस के रूप में हैं, वो विलेय के कण पानी में जाते हैं और जाके घुलने लगते हैं। लेकिन उसी नमक में कुछ ऐसे भी कण होते हैं, उसी नमक में कुछ ऐसे भी कण होते हैं कि जिस समय ये जाके घुल रहे हैं नमक के कुछ कण, तो कुछ उसमें नहीं घुलते हैं। तो विलयन के अंदर नमक के वे भी तो कण हैं जो नहीं घुल रहे हैं। अब क्या होता है कि विलयन के अंदर ठोस जो विलेय है नमक का, उसका भी कण है, और ऊपर से आप नमक डाल भी रहे हैं। तो अब क्या होता है कि विलयन में उपस्थित नमक के कण जो ठोस रूप में है, और जो आप विलेय उस विलायक के अंदर, विलयन के अंदर मिला रहे हैं,
दोनों के कणों के बीच में टक्कर होता है, जिसको हम कोलिजन कहते हैं, और संघटट भी हिंदी में कहते हैं। तो जब ये कोलिजन होता है उस समय वो जो नहीं घुला हुआ है वो बाहर की ओर चला आता है, निकल जाता है, जिसको आप डस्ट के रूप में छान के बाहर कर देते हैं, या कुछ घटनाओं में वो सतह के ऊपर आ जाते हैं। इसको हम लोग क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसी विलेय का दिए हुए विलायक में, किसी विलेय का दिए हुए विलायक में घुलने की प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं, जिसको डिसोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रक्रिया में विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। मतलब जैसे जैसे नमक के कण पानी में घुलते जाएंगे तो विलयन के अंदर नमक की मात्रा बढ़ती गई, मतलब विलयन के अंदर विलेय की सांद्रता बढ़ती गई। ठीक उसी समय जो घटना होती है क्रिस्टलीकरण की, उसके बारे में, कि जब कोई ठोस विलेय किसी द्रव्य विलायक में घुलता है, ये घटना सामान्य रूप से उसी समय की है जब किसी ठोस विलेय को द्रव्य विलायक में मिलाते हैं। तो जब कोई ठोस विलेय किसी द्रव्य विलायक में घुलता है तो ठीक उसी समय एक क्रिया और होती है जिसमें विलयन में उपस्थित कुछ ठोस विलेय के कण विलायक में आने वाले ठोस विलेय के कणों के साथ संघटट या टक्कर, जिसको इंग्लिश में कोलिजन कहते हैं, करके बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विलीनीकरण मतलब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण, ये दोनों प्रक्रिया पढ़ने के बाद उसी घटना के होते हुए क्रम में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब जिस स्पीड से, जिस रेट से, जिस दर से विलेय के कण विलयन में प्रवेश करते हैं, उसी दर से विलेय के कण जो विलयन में घुले हुए नहीं होते हैं बाहर की ओर निकलते हैं। तो जब दोनों का रेट, विलेय के कण जो विलयन में प्रवेश कर रहे हैं और वह विलेय के कण जो विलयन से बाहर की ओर निकल रहे हैं, इन दोनों का रेट जब बराबर होता है तो उस परिस्थिति को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, गतिक साम्यावस्था कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति जब विलयन में प्रवेश करने वाले विलेय के कणों की संख्या विलयन से क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलने वाले कणों की संख्या के बराबर हो जाए तो इसे विलयन का गतिक साम्यावस्था डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विलेय को विलायक में मिला दिए तो विलयन बना, और यहाँ पर ये जो सिंबल दिया गया है हाफ हेडेड एरो, मतलब ऐसा एरो जिसमें आधा सिर हो, तो ये हाफ हेडेड एरो जो दोनों डायरेक्शन में दिया गया है, ये संकेत होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। तो उस परिस्थिति को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आता है विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेयता के आधार पर मतलब सॉल्युबिलिटी के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक को बोलते हैं असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोनों में क्या अंतर है? ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलय को घोला जा सकता हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप दोनों में अंतर समझ गए कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो सॉल्यूशन का और उसमें
और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता तब ये संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, और यदि और अधिक उसमें विलेय घोल सकते हैं तो उसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसके आगे आते हैं कि इसमें एक नोट है कि अभी आप डिसॉल्यूशन विलीनीकरण और क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया पढ़े, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक में विलेय के कण विलयन में जा रहे हैं, घुल रहे हैं, और कुछ एक दूसरा घटना है जो क्रिस्टलीकरण है, उसमें विलेय के वे कण जो विलयन में उपस्थित हैं लेकिन घुले हुए नहीं हैं, वो बाहर की ओर निकल रहे हैं। अगर इन दोनों प्रोसेस का स्पीड बराबर हो जाए तो उसे आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा विलयन जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है किसके साथ, तो बिना घुले हुए विलेय के कणों के साथ, तो उसे भी संतृप्त विलयन ही कहते हैं। दूसरा कि और तथा उसमें विलायक की दी गई मात्रा में विलेय का अधिकतम मात्रा घुला हुआ होता है। इसका अर्थ हुआ कि किसी विलयन में जब आप विलेय के कण मिलाते हो तो कुछ कण नहीं घुलते हैं। अब यदि आपका विलयन नहीं घुलने वाले विलेय के कणों के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो तो उसे भी हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरी बात ये आती है कि इसमें जो विलायक दिया गया है उसमें भी विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। तो ऐसे संतृप्त विलयन की विलेयता जब बताना हो तो हम ये कहते हैं कि विलयन में विलेय की जो सांद्रता है वहीं उसकी विलेयता होती है। इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा विलयन जो बिना घुले हुए विलेय के कणों के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो संतृप्त विलयन कहलाता है, तथा इसमें विलायक की दी गई मात्रा में विलेय का अधिकतम मात्रा घुला हुआ होता है। ऐसे विलयनों में विलेय की सांद्रता ही विलेयता कहलाती है। इतना आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।